वेलकम टू जेपी लर्निंग। मैं आपका टीचर पराग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टोरी देख लेते हैं जो कि है चाइना की। 1958 से 1961 के बीच में फेमाइन आया था चाइना में। फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ना। ये जो फेमाइन था इसमें 3 करोड़ पीपल्स की क्या हो गई, डेथ हो गई। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन चाइना जितनी बेटर नहीं है, फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि अगर ये फेमाइन इंडिया में आता तो इतने ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं होती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि वो पब्लिक की नीड्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है और रिस्पॉन्ड करती है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल होती है, मोर आंसरेबल होती है, यानी कि मोर रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है बच्चों हमारा कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली यानी कि इंडिविजुअली नहीं लिया जाता। डेमोक्रेसी में लॉ बनने के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा में लॉ क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। यानी कि तब क्या होगा, वहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशन होगी उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जिससे हम ये कह सकते हैं कि रेस और इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मुझे भी और आपको दोनों को पता है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेकिन उसी टाइम लगने के कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारे डिसीजन की क्वालिटी क्या रहती है, अच्छी रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज है बच्चों हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। यानी कि हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी में हर पर्सन के पास सेम राइट्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग सबके पास वोटिंग राइट है, चाहे वो मैन हो या वुमन, सबके पास वोटिंग राइट रहेगा। इसी तरह से हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी एनहांस करती है द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट एडवांटेज है बच्चों हमारा कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये अलाउ करता है कि करेक्ट कर सके हम अपनी ऑन मिस्टेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर पब्लिक ने चॉइस करने में गलती की है रूलर्स को, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर देगी, रूलर को चेंज कर देगी। रूलर को चेंज कब किया जाता है, जब वो पब्लिक की नीड्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। और अगर हम और एक एग्जाम्पल देखें तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर रूलर से कोई गलती हुई है कोई लॉ बनाने के लिए और अगर पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, तो उस लॉ में क्या किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसी तरह से डेमोक्रेसी अलाउ करती है हमें हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है बच्चों हमारा डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी हम ये कहेंगे कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, जहाँ पे डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग और डिफरेंट लैंग्वेज बोलते लोग हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब को वो एडजस्ट करके रखती है, यानी कि इंडिया को सेक्युलर बना के रखती है। कौन? डेमोक्रेसी। सभी लोगों की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाता है, और दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी हो तो उसे क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट इसमें से निकल के आता है कि इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। डेमोक्रेसी पहले से ऐसी थी या 500 साल पहले, 200 साल पहले कुछ डिफरेंट थी। जो करंटली चल रही है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि पब्लिक ने इलेक्शन थ्रू जिसको सिलेक्ट किया है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, भले ही हो एमपी हो या एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वही पब्लिक के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है कि सारे डिसीजन के लिए कंसिडर किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक विलेज अगर 10,000 पॉपुलेशन है, तो भी हम उसे फिजिकली सबको एक साथ बिठा के सबके ओपिनियंस और व्यूज को कंसिडर नहीं कर सकते। तो सोचो एक सिटी में कितना पॉपुलेशन होगा, एक स्टेट में कितना पॉपुलेशन होगा और पूरे कंट्री में कितना पॉपुलेशन होगा। और हम ये भी कह सकते हैं सभी पीपल्स के पास इक्वल टाइम, इक्वल डिजायर, इक्वल स्किल, इक्वल नॉलेज नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे पीपल डज नॉट हैव द टाइम, डिजायर और द स्किल टू टेक ऑल द डिसीजंस। तो हम ये कहेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो बेटर फॉर्म है और बेटर ऑप्शन है हमारे लिए कि पब्लिक के बिहाफ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या ले, पब्लिक के लिए डिसीजन ले। पब्लिक के बिहाफ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या ले, डिसीजन। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना।
जैसे बॉय होता है गुड बॉय होता है, जैसे गर्ल होती है गुड गर्ल होती है, वैसे ही डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डिसीजन में जिसके भी ऊपर वो डिसीजन की इफेक्ट आने वाली है उन सबको कंसल्ट करना चाहिए डिसीजन में, उसे ही हम क्या कहेंगे, आइडियल डेमोक्रेसी या तो गुड डेमोक्रेसी। कंसल्टेशन एंड कंसेंट टू ऑल दोस हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, यानी कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिसीजन है, या तो किसान के लिए सब्सिडी के रिगार्डिंग डिसीजन है, या तो लोन के रिगार्डिंग डिसीजन है, तो पब्लिक को उसमें कंसल्ट करना चाहिए, तभी हम उसे आइडियल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को अपने हिसाब से इंडिविजुअली लेने पड़ते हैं, जैसे कि हम कहेंगे जीएसटी के रिगार्डिंग, डिमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग, या तो हम कहेंगे जैसे कि ये लॉकडाउन का डिसीजन, और तो और हम ये कहेंगे कि कोई भी कंट्री अभी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी परफेक्ट चल रही हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब कंट्री के पीपल्स अगर डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी बनाने में लग जाए तो वो डेमोक्रेसी क्या बन जाती है, गुड डेमोक्रेसी। जैसे कि हम करप्शन ना करें तो गवर्नमेंट में करप्शन हो ही नहीं सकता, अगर हम ब्राइब्स ना दे तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ब्राइब ले ही नहीं सकता। इसी तरह से हम डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी बना सकते हैं।